लर्निंग ऑनलाइन बाय VR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर जो पहला हमारा जो चल रहा था विकास, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये लेसन कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर ये लेसन आज आपका समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने विकास कर लिया, राष्ट्रीय विकास कर लिया। आज का जो टॉपिक है आय और अन्य मापदंड, यानी कि विकास को मापने के लिए जो आय हमारा जो पैमाना था उसके अलावा भी हमारे पास में कोई अन्य मापदंड है क्या। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हैं। उन दोनों प्रश्नों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपका बड़ा प्रश्न आ सकता है, क्या प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड है। देखिए ये क्या कह रहा है भी, क्या प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड है। केवल इसी लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो बात हो रही है वो अब अन्य मापदंड की भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ भी अकेली जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो उपयोगी मापदंड नहीं हो सकती। तो मैं यहां पर इस लाइन का आंसर आपके सामने लिख रहा हूं और उसी से आप समझने का प्रयास करना। तो मैं लिखता हूं इस लाइन का जो आंसर है वो नहीं, प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अगर बात करूं तो ये आय के अन्य मापदंड है। देखो पहला, इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और लास्ट के अंदर निवल उपस्थिति पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हो गई इस लाइन का आंसर। अब हम फिर से बात करें भी प्रति व्यक्ति आय के आधार के ऊपर ये उपयोगी मापदंड क्यों नहीं है। तो हम यहां पर लाइन लिख रहे हैं, नहीं, प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है, क्योंकि इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, निवल उपस्थिति पर अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है, ये आपका जो डायग्राम है आपकी किताब के अंदर सीधा दिया हुआ है, तो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा, ये प्रति व्यक्ति आय। तो हम यहां पर देखते हैं, मैं इस लाइन को मिटा देता हूं एक बारी। अब आपको इस लाइन के बाद में ये डायग्राम फिट करना है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको फिर से आंसर देना है भी। पर इसके आधार पर देखें, किसके, इस डायग्राम के, तो इसके आधार पर देखें तो प्रति व्यक्ति आय में शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर हरियाणा। ठीक है, और सबसे कम बिहार। ठीक है, इसके आधार के ऊपर अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन है? हरियाणा है, और सबसे कम कौन है? बिहार है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा सबसे विकसित है, जबकि बिहार पिछड़ा है। ठीक है, पिछड़ा है। यानी कि हम इस प्रति व्यक्ति आय के आधार के ऊपर क्या कह सकते हैं, पहले तो हमारा इस लाइन का क्या उपयोगी मापदंड है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक उपयोगी मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम के अनुसार बात करें, यानी कि इस लेख के अनुसार बात करें, तो इसके आधार के ऊपर अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो हरियाणा की सबसे ज्यादा है और जबकि बिहार की सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ भी अगर प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा ये विकसित है, जबकि बिहार जो है उसके अंदर विकास कम हुआ है, इसके कारण ये जो है पिछड़ा हुआ है। तो ये किसके आधार के ऊपर हम कह रहे हैं, ये प्रति व्यक्ति आय के आधार के ऊपर हम कह रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो यहां पर कही थी भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक उपयोगी मापदंड नहीं है। लेकिन अब हम दूसरा जो स्टेप है, इस जो प्रश्न का जो उत्तर है वो ये लाइन अब देखिए। ठीक है, पहली लाइन हमारी क्या होगी भी नहीं, प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है, क्योंकि अन्य जो आय को मापने के जो अन्य जो मापदंड है, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, निवल उपस्थिति, इन पैमानों के ऊपर भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के आधार के ऊपर देखें तो उसके अंदर हरियाणा सबसे विकसित है, जबकि बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसके बाद के अंदर जो आपको लिखना है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये आय के अलावा अन्य मापदंड, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग तो हमने हरियाणा को सबसे आगे कर दिया और बिहार को सबसे पीछे कर दिया। लेकिन आय के अलावा यानी कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, आप समझ जाना यहां पर प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड के आधार पर, अन्य मापदंड के आधार से पता चलता है कि अब इसके अंदर आप देख सकते हैं भी शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसकी है, केरल की। ठीक, साक्षरता किसकी सबसे ज्यादा है, तो 94 केरल की है। निवल उपस्थिति है वो सबसे ज्यादा किसकी है, 83% केरल की है। निवल उपस्थिति क्या होती है, यानी कि 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं आयु वर्ग के, 14 से 15 उनका स्कूल जाने का। इसके अलावा दूसरी बात करें भी 14 से 15 वर्ष के सारे बच्चे और 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनका जो प्रतिशत जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निवल पर उपस्थिति कहते हैं। यानी कि स्कूल में जाने वाले और सभी बच्चे उनका जो प्रतिशत निकालते हैं वो उसे क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति कहते हैं। ठीक है, भी आय के अलावा यानी कि जो ये प्रति व्यक्ति आय थी, इसके अलावा यहां पर प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हरियाणा सबसे ऊपर था। अन्य मापदंड के आधार से पता चलता है कि केरल सबसे विकसित है, जबकि
अन्य राज्य केरल से पिछड़े हैं, ठीक है। देखो यहां पर जो एक व्यक्ति क्या है वो 1,62,000 तो है, लेकिन इसकी आय तो कम है, केरल की 1,55 है, लेकिन यहां पर लोगों का विकास बहुत ज्यादा है। देखो यहां पर जो बच्चे जो मर रहे हैं, हरियाणा के अंदर 36 मर रहे हैं, लेकिन केरल के अंदर 12 ही मर रहे हैं, 12 या 36 यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो यहां पर इसका मतलब बच्चों के मामले में विकास भी कम है। तो यहां पर साक्षरता की बात करें तो हरियाणा की 82 है, जबकि केरल की कितनी है, 94 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भी केरल के अंदर साक्षरता भी ज्यादा है, हरियाणा में वो भी कम है। निवल उपस्थिति, यहां पर जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो 83% है, जबकि यहां पर जो है वो केवल कितने हैं, 61 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भी आय जो है वो एक उपयोगी मापदंड नहीं है, इसके अलावा अन्य मापदंड भी है जो विकास को दर्शाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड के आधार से हमें पता चलता है भी केरल सबसे विकसित है, जबकि अन्य राज्य केरल से पिछड़े हुए हैं। तो लास्ट में लाइन यही होगी भी इसी के आधार के ऊपर हम कह सकते हैं भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक उपयोगी मापदंड नहीं है। इन प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड जो है वो ज्यादा कारगर है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, इस आधार के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड है या नहीं, औसत आय उपयोगी मापदंड है या नहीं, केरल का सबसे ज्यादा है अन्य मापदंड के अंदर, इसके आधार के ऊपर व्याख्या करें, तो आप किसी भी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके धारणीयता की, जो नेक्स्ट जो आपका है इसी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ भी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यानी कि जो अन्य सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, केरल के अंदर है। धारणीयता छोटा सा समझने के अंदर बिल्कुल है, आसान है। धारणीयता ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, देखिए भी हमें क्या करना है। इस धारणीयता का मतलब देखो ये पर्यावरण से संबंधित है, तो मैं यहां पर एक लाइन छोटी सी लिख रहा हूं भी, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास करना वह भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, ठीक। ये क्या है, आपका धारणीयता है, ठीक है। भी आपका क्या आंसर है, भी धारणीयता आपसे पूछ ले क्या चीज होती है या इसके बारे में क्या आपका आंसर रहेगा। यानी कि ये क्या है, भी पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमारा विकास भी हो जाना है और पर्यावरण को भी हानि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए ये संसाधन हमें क्या करने हैं, बचा के रखनी है। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसी के अंदर, अगर इस धारणीयता की क्या कर दे, अवहेलना कर दे, ठीक है, यानी कि इसको नकार दे, फिर क्या होगा। इसको नकार देने
संसाधन संसाधन समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे जाएंगे और हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हमने इसकी अवहेलना कर दी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे और जिनसे हमारा खतरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से धारणीयता के बारे में आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। जिसका नाम है HDI। इसके ऊपर मैं ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, आपको कॉमन जो जानकारी है वो इसके बारे में बताऊंगा। देखो HDI की अगर मैं बात करूं तो पहली बात इसकी फुल फॉर्म की, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। ठीक, क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो रिपोर्ट है जो प्रकाशित जो करता है, रिपोर्ट वो कौन करता है, UNDP। ठीक है, इसकी चलो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है, ठीक है, आपसे पूछे HDI की रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, UNDP रहेगा। HDI की जो फुल फॉर्म है उसका क्या मतलब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा कुछ हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2016 के आंकड़े, 2016 के आंकड़े, इसके अलावा 2019 के आंकड़े और 2020 के आंकड़े। ठीक है, तीनों आंकड़े हम कर लेते हैं 2020 के तीनों आंकड़े। देखो इसके अंदर जो भारत का जो स्थान था उसकी हम बात करते हैं तो वो 131वां है। 2019 के अंदर भारत का जो स्थान था वो 129 था। 2020 के अंदर भारत का जो स्थान है वो 131वां है। ठीक है, आपको 2020 वाला जरूर याद रखना है। इसके अलावा आपकी किताब के अकॉर्डिंग 2016 वाला भी याद रखना है, यानी कि दोनों ही क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 131वां है। अब हम बात कर लेते हैं ये मानव विकास है, होता क्या है। अगर इसकी अवधारणा की बात करें, ये मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI दिया किसने, तो ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। एक महबूब उल हक था और दूसरा अमर्त्य सेन था जिसने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पर्सन की किस प्रकार से, यानी कि ये तो आपका एक नंबर का हो गया। आपसे HDI की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है तो आपसे पूछ सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 131वां। अब हम बात कर लेते हैं भी मानव विकास है, मानव विकास है। देखो ये हमारी हेडलाइन रहेगी भी मानव विकास है का अर्थ क्या है। तो इसके अंदर हम कुछ बातें लिखते हैं। देखो मानव विकास का अर्थ है, अर्थ की बात करें तो
इसमें लोगों की भलाई, आवश्यकताएं आवश्यकताओं व इच्छाएं, आवश्यकताएं व आकांक्षाएं जिसका उद्देश्य लोगों को सुखी जीवन या सुखी की जगह अच्छा जीवन देना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। मानव विकास के अंदर क्या है, इसके अंदर लोगों की भलाई करना, आवश्यकताएं व आकांक्षाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर लोगों का क्या करना है, सुखी या अच्छा जीवन देना है, ये इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये मानव विकास के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो मानव विकास, ये जो मानव विकास है इसके जो सूचकांक की हम बात करें, सूचकांक, ठीक है, सूचकांक। तो ये जो सूचकांक है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, 3 सूचकांक प्रमुख है। साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा और हम बात करें तो इसके अंदर एक चौथा और जोड़ दिया गया है। अब साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, वह चौथा कौन सा है, स्कूल में नामांकन बच्चे, ठीक है, नामांकन बच्चे, उनका भी रिकॉर्ड रखना, तो ये मानव विकास सूचकांक के अंदर है। अब प्रश्न किस प्रकार से, देखो मानव विकास आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, आपने ये दे दिया। उसके बाद में मानव विकास है पूरा, अगर बड़ा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास के सूचकांक के बारे में बताइए, ठीक है। तो मानव विकास के बारे में ये हो गया, मानव विकास के सूचकांक ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें मानव विकास सूचकांक के अंदर जो जानकारी है, पहले की हम बात कर लेते हैं। यहां पर एक छोटी सी और है, हमने पीछे एक अपने पढ़ा था विश्व बैंक है, तो यहां पर एक लाइन जरूर ध्यान में रखनी है आपको। देखो मानव विकास सूचकांक के अंदर कितने तथ्य, 4 तथ्य, 1 2 3 और 4, जबकि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो विकास को जो मापने का जो आधार जो था, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मापने का आधार केवल क्या था, प्रति व्यक्ति आय था। ध्यान में रखना, केवल एक ही मापदंड था विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब हम थोड़ी इन बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो साक्षरता का मतलब जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन जीने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 50 साल है किसी देश की, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 84 साल है, इस प्रकार से, जैसे जापान की सबसे ज्यादा है। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय की भी, जिस देश के अंदर आय किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा है, यानी कि कहने का मतलब प्रॉपर किसी देश के अंदर एक व्यक्ति की नहीं, उस देश की एक औसत आय, यानी कि जैसे मान लेते हैं किसी देश के अंदर 100 लोग है और 100 लोगों की औसत आय 1 लाख रुपए निकल कर आ रही है, तो फिर उस पूरे देश की जो आय होगी वो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा आय होगी उस देश के अंदर उतने ही ज्यादा विकास होगा। उसके बाद में स्कूल में नामांकन बच्चे, यानी कि स्कूल में नामांकन बच्चों का मतलब है जो बच्चे स्कूल के अंदर ज्यादा पढ़ेंगे तो इसका मतलब वो देश जो होगा वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो ज्यादा तरक्की करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कुछ इस प्रकार से
इंपॉर्टेंट तथ्य। उसके बाद में आपके लेसन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो छोटी छोटी कुछ बातें, उन तथ्यों के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर के लिए आपसे पूछ ले तो आपका क्या उत्तर रहेगा। देखो, ऊर्जा के प्रकार पूछ ले। किसके? ऊर्जा के ऊर्जा के प्रकार या ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, तो कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से आप पढ़ते ही आ रहे हैं लगभग, मैं कह सकता हूं 8वीं क्लास से पहले। 8वीं क्लास के अंदर तो ये प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, नवीकरणीय। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? नवीकरणीय। तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा आपका? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय का मतलब क्या है? भी ऐसे संसाधन जिनका एक बार हमने उपयोग कर लिया, यानी कि एक बार उपयोग। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? बार बार उपयोग। इसके अंदर जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, इस प्रकार से जितने ही आप एग्जाम्पल जो आजकल की दृष्टि के अंदर देख रहे हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के? नवीकरणीय। इनको छोड़ के कौन कौन सी? कोयला हो गया, इसके अलावा और बात करें पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम। और इसके अलावा बात करें गैस हो गई। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो ताप विद्युत हो गया। इनको छोड़ के सारे बाकी जो रहेंगे वो किसके अंदर रहेंगे? नवीकरणीय के अंदर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें भी छोटा सा, हालांकि आप 6ठी क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, या यूं कहूं भी 5वीं क्लास के अंदर पर्यावरण के अंदर आप भी इनको पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा जो पर्यावरण है, इसके अंदर जो गिरावट जो आ रही है वो किस कारण से आ रही है? पर्यावरण में गिरावट। आपसे पूछ ले भी आपका ये जो पर्यावरण है इसके अंदर जो गिरावट आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है? तो पहली जो लाइन है वो इस प्रकार से, देखो, हवा दूषित हो रही है, लिख सकते हैं अपने साधारण, आप अपनी किताब के अकॉर्डिंग भी मत जाइएगा, अपने दिमाग से लिख सकते हैं। हवा दूषित हो रही है, नदियों का पानी पानी में अवशिष्ट जल मिलाया जा रहा है, जिससे वो दूषित हो रही है। देखो, अपने सिंपल है, उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वनों को काटा जा रहा है। यानी कि इस प्रकार से हम कितने एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं अपने पास से, वो सारे के सारे पर्यावरण के अंदर गिरावट वाले हैं। जो नेगेटिव जो पर्यावरण के बारे में है वो सारे के सारे किसमें? इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और बात करें, एक छोटा सा आपसे अगर किसी भी प्रकार से अगर कॉलम देकर प्रश्न पूछ ले, जिस प्रकार से हमने जो पहला प्रश्न किया था, इसके अंदर श्रीलंका है, इसके अंदर पाकिस्तान है, इसके अंदर बांग्लादेश है, आपसे पूछ ले भी इनके अंदर सबसे ऊपर कौन होगा? जो पहली लाइन के अंदर जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। और आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका सबसे ऊपर है मानव विकास सूचकांक के अंदर। ठीक है, भारत से ऊपर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पहले नंबर के ऊपर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का हमारा ये जो पहला लेसन है ये पूरा कंप्लीट हो गया।
और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो सिर्फ आपको मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। इसके अलावा जो बड़े जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपने वीडियो में हो चुके हैं और मैंने बिल्कुल आपको क्रम वाइज आपको ये लेसन करवाया। आप इस वीडियो और इसके अलावा जो अन्य जो वीडियो है उनको आप 2 या 3 बार एक बार देखें और साथ में अपने किताब रखें, तो उसके बाद में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ समझने के ऊपर ये आपका लेसन है। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।